हेलो एवरीवन। जी हाँ, कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। सो पेपर 1 यूजीसी नेट दिसंबर 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस। इस पर मैंने एक पार्ट 1 लिया था और इस पार्ट 1 में काफ़ी बच्चे लर्नर्स का कमेंट्स आए कि इसका पार्ट सेकंड और आगे इसको कंटिन्यू रखिए। तो आज इसका पार्ट सेकंड ले रही हूँ, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1। ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा कॉम्बो कोर्स पेपर 1 एंड इकोनॉमिक्स का हमारी एप्लीकेशन MS स्टडी ग्रुप पर अवेलेबल है दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर 9 मंथ्स का इसका वैलिडिटी है। सिंगल पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड सिंगल पेपर 1 भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक एंड हमारी पेपर 1 की बुक भी है नोट्स वाली, दैट इज़ वेरी जिसने जो बहुत एक बेस्ट सेलिंग बुक रही है पेपर 1 की रिवीजन पर्पज से, नोट्स बुक है वो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो मैथमेटिकल रिलेटेड किए थे, है ना, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे ज़्यादा, आईसीटी के थे कुछ। आज के सेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन के मिले जुले हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग? शिक्षक एवं अधिगम के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के कौन से घटक हैं? सो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन हमको ना बेसिकली बता क्या है कि टीचिंग एंड लर्निंग के कंपोनेंट्स यहाँ पे कौन से हैं उसको हमको बताना है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स, कंटेंट एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन डिवाइसेस। तो देखिए, जैसे बेसिकली ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर मैं थोड़ा एनालिसिस करूँ 1-2 सालों के, तो जिस बच्चे ने बीएड कर रखा है ना, उसके लिए मतलब ये क्वेश्चंस का आंसर देना इजी है कंपैरेटिवली जिन्होंने नहीं कर रखा। यूजीसी नेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी तो वैसे मास्टर्स है, बट ये चीज़ें बीएड में काफ़ी पढ़ाई जाती हैं। पेडागोगिकल एनालिसिस मतलब इस तरह की चीज़ें, और प्रैक्टिकली जो बीएड कर चुके हैं उनको तो पूरा ये ट्रेनिंग भी इन चीज़ों में दी जाती है कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, कैसे कंटेंट एनालिसिस, कैसे टीचिंग मेथड्स सिलेक्शन करने हैं। तो उनके लिए इन तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का आंसर करना कंपैरेटिवली इजी है जिन्होंने बीएड कर रखी है। तो ये बीएड वाले अपने पर एक प्लस पॉइंट लेके चलिए। तो इस क्वेश्चंस का सही आंसर बेसिकली थर्ड है, ABCD चारों ही। तो देखिए, जो एक टीचर है सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाती है कि मुझे जो भी बच्चों को सिखाना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, है ना, कि क्या लर्न करवाना है। फिर किस टीचिंग मेथड से वो चीज़ सिखानी है, मटेरियल्स क्या होंगे। देन कंटेंट एनालिसिस किया जाता है कि जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाना है, और उसके बाद एट देन इवेल्युएशन डिवाइसेस की कैसे बच्चों को परखना है कि उनको कितना आया कितना नहीं आया, वो इवेल्युएशन डिवाइस कौन सी होगी जिससे बच्चों को परखा जाए, उनको इवेल्युएट किया जाए, उनका टेस्ट लिया जाए। ठीक है। तो ये चारों सही ऑप्शंस हैं। ओके, आगे देखिए, इन टीचिंग सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूज इंस्टेड द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट फीलिंग। कहते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर जो है वो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रूल को गिव्स अप यानी कि साइड पे रखकर एक फैसिलिटेटर का रोल चूज करता है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है ना, उसमें टीचर का रोल ज्यादा होता है। बेसिकली टीचर सेंटर्ड लर्निंग बहुत जब छोटे बच्चे होते हैं तब ये लर्निंग करवाई जाए, आप सबको जैसे रोट लर्निंग हो गई है ना, टीचर सेंटर्ड लर्निंग इसमें टीचर का रोल ज़्यादा होता है ना, वो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें ये ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग ट्रेडिशनल मेथड होता है बेसिकली। इसमें ये नहीं है कि गिव्स अप ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल को साइड पे टीचर नहीं रखता, ये ट्रेडिशनल मेथड ही है टीचर सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है। तो टीचर जो है वो उसका रोल एक फैसिलिटेटर का नहीं है। फैसिलिटेटर का रोल तो ये हो गया कि स्टूडेंट्स को जस्ट फैसिलिटी देनी है, मेन काम स्टूडेंट्स का है, वो रोल हो गया फैसिलिटेटर का। ठीक है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है। सो इन लर्नर सेंटर्ड मेथड जो है, द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज ए स्टूडेंट
सीज इट, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। हाँ, ये हम सही बोल सकते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड में बेसिकली एक टीचर का रोल फैसिलिटेटर का बन जाता है ना, कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। बट जो स्टूडेंट्स हैं उनमें खुद में वो उनको छोड़ देना है कि खुद आप क्रिएटिविटी करो, खुद चीज़ें चूज करो, है ना, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में। तो इनमें से फोर्थ आंसर इसका सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 इनकोरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी किए हैं। लेट्स सी, जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है दैट इनकरेज स्टूडेंट्स टू कंप्लीटली फोकस ऑन देयर एजुकेटर, कि जो आपको एजुकेटर बोल रहा है, बता रहा है, उस पर फोकस करो। ठीक है, खुद कुछ क्रिएटिव करने का या खुद कुछ ढूंढने का प्रयास मत करो। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों का इक्वल फोकस होता है ना, कि स्टूडेंट्स को खुद भी चीजें करने की कोशिश करनी है, डोंट ओनली रिलाई ऑन योर एजुकेटर। तो यहाँ पे एजुकेटर टॉक्स एंड स्टूडेंट्स कंटिन्यू, एजुकेटर बोलता जा रहा है, स्टूडेंट्स लिसन करते जा रहे हैं साइलेंट बन के। तो जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें स्टूडेंट एंड टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन होती है, स्टूडेंट्स मिलकर अपने ग्रुप बना के टास्क कंप्लीट करते हैं, या टीचर स्टूडेंट्स में लाइव डिस्कशन होती है, कम्युनिकेशन होती है ना। और टीचर सेंटर्ड अप्रोच प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। हाँ, इसमें लर्नर्स खुद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, है ना, तो क्वेश्चंस नहीं पूछते, जो टीचर कह रहा है वो ठीक है। और जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें एक फ्रीडम है लर्नर्स को इंडिपेंडेंटली नॉलेज इकट्ठी करने की, और लॉजिकली उनको तर्क किया, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। बचपन में हमको पढ़ाया जाता था ये ऐसे, हम उसको ऐसे याद रख ले, अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा ही है, बट जब हम बड़े होते गए हम पूछते गए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना। तो हायर एजुकेशन जो है बेसिकली इट इज लर्नर सेंटर्ड, और हमेशा मैं बोलती हूँ जो आपको यूजीसी नेट के कोर्सेज है, इसको लर्नर सेंटर्ड अपना के चलो। ऐसा मत रखो कि जो क्लास में करवा दिया बस उतना ही, है ना, जो चीजें करवाई गई हैं क्लास के बाद उनको खुद एक्सप्लोर करो, उनके बारे में और पढ़ो, उनके बारे में और जानो। Classrooms usually have a strict orderly nature. Classrooms can often get chaotic and noisy because इसमें discussions होती हैं, है ना, तो classrooms इसमें noisy हो सकती हैं learner centered approach में। क्लियर, आगे देखिए, द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस इज नोन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरा स्टेटमेंट है, टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज दैट आर बेस्ड प्राइमरली ऑन नॉलेज एंड लॉजिक इज नोन एज डिवर्जेंट थिंकिंग। तो मैं आपको पहले कन्वर्जेंट एंड डिवर्जेंट के बारे में समझा देती हूँ। लेट्स सी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली एक ऐसी थिंकिंग है जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, इन्वॉल्व फाइंडिंग द मोस्ट इफेक्टिव आंसर। देखिए समझिए एक चीज को, मैंने आपसे एक चीज पूछी कि पर्टिकुलर ये कंसेप्ट किसने दिया है ना, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, उसका एक ही राइट आंसर है। इफ आई एम सेइंग कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, तो उसका एक ही सही आंसर है ना। इफ आई एम सेइंग कि ये बुक किसने लिखी, इसका एक ही सही आंसर है ना। बेसिकली कन्वर्जेंट थिंकिंग कुछ इस तरह की है जिसमें एक राइट सोल्यूशन है उस चीज का। डिवर्जेंट थिंकिंग में है जैसे आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, है ना। इफ आई एम आस्किंग कि बताइए इन्फ्लेशन के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है ना, तो वो एक थोड़ा सा मल्टीपल उसकी चीजें हो सकती है, नंबर, हर एक बंदा, हर एक इकोनॉमिस्ट या हर एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट अपने माइंड से थिंक करके सोच के उसके अलग अलग आंसर्स बता सकता है ना। इसमें क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव आइडियाज हैं, या बहुत सारे पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, है ना, वो डिवर्जेंट थिंकिंग चली जाती है। फाइन, सो ये चीज है। अब जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसमें क्या है, एक्यूरेट है, स्पीडी है, लॉजिकल ही आंसर है कि लॉजिक है ना, लॉजिकल एक ही आंसर बनता है। और जो डिवर्जेंट थिंकिंग है ये फ्री फ्लोइंग है, कुछ भी हो सकता है। कई बच्चे बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन का ये नुकसान है, या ये अच्छी चीज भी है, ये बुरी चीज भी है ना, कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में हम सोच कर सब्जेक्टिव अप्रोच से, क्रिएटिव अप्रोच से काफी सारे आंसर्स तक उसमें बताए जा सकते हैं, है ना। तो डिवर्जेंट अप्रोच ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगी और कन्वर्जेंट लेस टाइम कंज्यूमिंग। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं उसमें वो एक कन्वर्जेंट अप्रोच है, एक ही सही आंसर है। बट जो हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं बेसिकली यूपीएससी में या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। बताइए क्या ये सही है, ये क्या आप सोचते हैं कि ऐसा हो तो ये सही होगा, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव आंसर्स में आपको ओपिनियंस अपने देने हैं, वो एक तरह से डिवर्जेंट थिंकिंग रहती है। समझ गए? ओके, सो लेट्स सी। अब इसमें क्या है, उसमें उसने क्या है कि
एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू प्रो, ये आपकी डिवर्जेंट थिंकिंग होगी. एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज दैट आर बेस्ड प्राइमरली ऑन नॉलेज, इसमें मैं पूछ रही हूँ कि ये चीज का गठन कब हुआ था, है ना, या ये बुक किसने लिखी. इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपका नॉलेज है, आपका लॉजिक है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जैसे जनरल नॉलेज है बेसिकली, बट जिसमें आप चीजें थिंक करके अपने ओपिनियन से बता रहे हैं, है ना, तो वो चीज जो है जिसको हम अनयूजुअल बोल सकते हैं, अप्रोप्रिएट. हर कोई का अलग अलग उसके लिए आंसर हो सकता है, दैट इज डिवर्जेंट थिंकिंग. तो दोनों इनकोरेक्ट है यहाँ पे. फाइन. आगे देखिए, नो टेस्ट प्रोवाइड्स ए परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड स्किल्स. कहते हैं कोई भी ऐसा टेस्ट बना ही नहीं है जो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज और उनकी स्किल की एक परफेक्ट पिक्चर प्रोवाइड करते. रीजन उसने दिया है, टेस्ट जो है ये एक ओनली सैंपल है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का. ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है, पढ़ के ही पता चल रहा है. अगर मैं यहाँ पे बिकॉज वर्ड लगा रही हूँ, कहते हैं कि कोई भी टेस्ट एक परफेक्ट पिक्चर नहीं शो कर सकता किसी स्टूडेंट की एबिलिटीज एंड स्किल्स का, क्योंकि वो एक सैंपल है. मतलब एक दिन एग्जाम लिया गया, उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए. जो बच्चा तो वो 5 क्वेश्चंस पढ़ के आया था, उसका से मान लो कोई बच्चा ऐसा था जिसने 100 क्वेश्चंस पढ़े थे, बट वो 5 क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे, उसका तो गलत हो गया ना. मतलब एग्जाम जो उसमें तो पर्टिकुलर जितना सिलेबस है उससे सिर्फ इतना पूछा जाता है ना, तो वो एक बेसिकली सैंपल है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का. हम परफेक्टली उसकी एबिलिटी एंड स्किल को टेस्ट से नहीं पता चला सकते. सो इसका आंसर फर्स्ट सही है. फिर आगे देखिए, एपिस्टोमोलॉजिकल पोजीशन दैट एडवोकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ द natural sciences to the study of social reality and beyond refers to. ओके, सो इसमें हम ये सबके मीनिंग समझते हैं. इसका सही जब, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिविज्म भी है, इंटरप्रेटिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सभी समझाए हैं. यस, तो इसका आंसर पॉजिटिविज्म है. देखिए बेसिकली मैं आपको, मेरी जो बुक है नोट्स वाली, उसमें पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म बहुत अच्छे से समझाया गया. पहले ये स्लाइड से समझाती हूँ. पॉजिटिविज्म बेसिकली यू कैन से एक सिंगल रियलिटी, जैसे हमने अभी बात की थी ना कन्वर्जेंट थिंकिंग, हमने आपको एक चीज बताई थी ऑब्जेक्टिविटी वाली, कि एक सिंगल रियलिटी है कि इस चीज का आंसर क्या है, यही है ना, वो किसी से पूछ लो उसका आंसर यही है. एक सिंगल रियलिटी है विच कैन बी नोन, एवरी पर्सन विल रीच एट सेम रिजल्ट थ्रू यूज ऑफ नेचुरल साइंसेस, है ना. सो दैट इज पॉजिटिविज्म. जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, रियली कांट बी फुली नोन, पूरी तरह से इसमें ये चीज कही गई है बेसिकली कि पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के बाद जो अप्रोचेज आई, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि जो रियलिटी है उनको अंडरस्टैंड करने के एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड रियलिटी लिमिटेड ऑन टू ह्यूमन सेंसरी, मतलब ह्यूमन की अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि हम, देयर इज नो सिंगल रियलिटी, हर बंदे के लिए अलग अलग तर्क हैं, हर बंदे की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है ना. पोस्ट पॉजिटिविज्म में पॉजिटिविज्म से उल्टा बोला गया कि सिंगल रियलिटी नहीं है, या रियलिटी को नेचुरल साइंसेस से नहीं पूरी तरह से जाना जा सकता, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं ह्यूमंस के. सो पॉजिटिविज्म अप्रोच समझ गए. अब यहाँ पे जैसे हमने कहा, वही चीज यहाँ पे है कि एपिस्टोमोलॉजी, बेसिकली पॉजिटिविज्म एक एपिस्टोमोलॉजिकल पोजीशन है. अब इसका मतलब भी मैं आपको आगे समझाती हूँ. इसमें क्या कहा गया, एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी एंड बोन. वही मतलब नेचुरल साइंसेस की एप्लीकेशन से हम एक रियलिटी पर पहुंच सकते हैं, सिंगल रियलिटी पर, यही पॉजिटिविज्म है. अब जैसे यहाँ पे ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टोमोलॉजी, इसके बारे में भी समझते हैं. ये मेरी बुक से स्क्रीनशॉट है. बेसिकली ऑन्टोलॉजी इज कंसर्न विद व्हाट इज ट्रू और रियल एंड नेचर ऑफ रियलिटी. आप ऐसा बोल सकते टू इंक्वायर अबाउट द यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मैटर, मतलब ऑन्टोलॉजी कि क्या सच है, रियल क्या है, रियलिटी क्या है, उससे संबंधित एक कंसेप्ट है. एपिस्टोमोलॉजी का मतलब है विद द नेचर ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, कि किस तरह से रियलिटी पर पहुंचा जा सकता है, किस तरह से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं. ठीक है. एपिस्टोमोलॉजी, इट्स रेनिंग, ठीक है, रेन हो रही है, बट स्टडी, टू स्टडी व्हाई इट्स रेनिंग, कैसे रेन होते, क्यों रेन होती है, उसकी नॉलेज.
बात समझे ना। सो ऑन्टोलॉजी ये एक ब्रांच जो है ये कंसर्न है कि सच सच क्या है, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज रियलिटी। एपिस्टोमोलॉजी है कि हम सच तक कैसे पहुंचे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेनिंग नॉलेज या रियलिटी। जैसे इसमें आस्क क्वेश्चन व्हाट इज एक्सिस्टेंस, एपिस्टोमोलॉजी में आ गया व्हाट डू यू नाउ या हाउ डू यू नाउ इट, तुम्हें ये कैसे पता चला, हाउ डू यू नाउ इट, या हम ये कैसे पता चला सकते हैं, लगा सकते हैं हम ये कैसे पता, वो हाउ वाली चीज है ना, वो एपिस्टोमोलॉजी में आएगी। अब इसी तरह से ऑब्जेक्टिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, इनका भी समझ लो। ऑब्जेक्टिविज्म क्या है, ट्रूथ्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंटेक्स्ट इन, देखिए समझिए, ऑब्जेक्टिविज्म वही अप्रोच है जो हमने भी पॉजिटिविज्म, ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच अभी हमने जो समझी थी, जो मैंने आपको कन्वर्जेंट अप्रोच में समझाई थी कि एग्जाम क्वेश्चंस इनका एक ही सही आंसर है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये पोस्ट पॉजिटिविज्म का जैसे हमने समझा था, एबिलिटी टू आंसर विद ओनली वन आंसर डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ग्रुप वर्क प्रमोट्स द निगोशिएशन, बातचीत, निगोशिएशन, कम्युनिकेशन, है ना। तो वो चीज इसमें कि इंडिविजुअल लर्नर, हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे मैटर कर रहा है, इंडिविजुअलिज्म मैटर कर रहा है, बात समझे कि नहीं, वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसके बारे में आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे आगे देखिए, मेमोरी ऑफ जर्नल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड एज वेल एज मेमोरी ऑफ द रूल्स ऑफ लॉजिक दैट आर यूज्ड टू डिड्यूस अदर इफेक्ट्स। कहते हैं विश्व के बारे में सामान्य ज्ञान एवं तथ्य हेतु मेमोरी एवं तर्क नियम हेतु मेमोरी का प्रयोग अन्य तथ्यों को निगमित करने में किया जाता है ना। कि क्या है उसने, मेमोरी ऑफ द रूल्स ऑफ लॉजिक दैट आर यूज्ड टू डिड्यूस अदर इफेक्ट्स, अन्य तथ्यों को भी डिड्यूस करने में, निगमित करने में प्रयोग किया जाता है उन लॉजिक के रूल्स का, उस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये सेमेंटिक मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी क्या होती है, बेसिकली सेमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फैक्ट। जैसे कि आपको वो चीज जो आपके दिमाग में बैठी हुई है, लॉन्ग टर्म से वो चीज आपके दिमाग में स्टोर है ना। जैसे memorizing the names and birthdays of all of your relatives including grandparents, responding to your competition's remarks during a debate by citing key facts from research। जैसे आप कोई डिबेट कर रहे हो है ना, आप किसी चीज का के बारे में बोल रहे हो है ना, तो बोलते बोलते आपके दिमाग में एकदम से आ जाता है कि हाँ मैंने एक रिसर्च में ऐसा पढ़ा था कि वो चीज ऐसे है, उसमें आप उसको एज ए एक स्पोर्टिव यूज कर रहे हो, स्पोर्टिव आइडिया यूज कर रहे हो, है ना, कि वो चीज आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर है, बात समझे कि नहीं, एंड उसका आप यूज कर रहे हो अपने दूसरी चीजों को सपोर्ट करने में, है ना कहीं दैट इज अ सेमेंटिक मेमोरी, कि लॉन्ग टर्म से वो फैक्ट आपके दिमाग में था, परमानेंट स्टोर था आपके दिमाग में, बट वही चीज जो यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया है, दैट आर यूज टू डिड्यूस अदर इफेक्ट्स, एक जर्नल नॉलेज एंड फैक्ट्स वर्ल्ड के बारे में जो आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर है। यू नाउ कि ये चीज मैंने पढ़ी थी, ये चीज ऐसे होती है, एंड आई नो कि कोई भी, जैसे मान लो मैं इन्फ्लेशन पे भाषण दे रही हूँ, एंड आई नो कि इन्फ्लेशन ज्यादा होने से इकोनॉमी पर ये प्रभाव पड़ रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा होने से हमारी जीडीपी पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रही है, मुझे पता है, मैंने किसी रिसर्च में पढ़ा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होने से जीडीपी पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है उसको, तो मैं उसका यहाँ पे तर्क दे रही हूँ, है ना। सो वो एक जनरल नॉलेज की मेमोरी जो दिमाग में बसी हुई है, दैट इज मेमोरी ऑफ द रूल्स ऑफ लॉजिक दैट आर यूज्ड टू डिड्यूस अदर इफेक्ट्स, दैट इज सेमेंटिक मेमोरी बेसिकली, ठीक है। जैसे कि यू नो बाय जर्नल नॉलेज, बचपन से काफी मतलब जर्नल नॉलेज, जब हम जीके की बुक हम पढ़ा करते थे अपने बचपन में 5th-6th क्लास में, तब हम पढ़ा करते थे देयर इज 206 बोन्स इन अवर बॉडी, है ना। तो कोई और बातचीत कर रहे हो, बट यू नाउ फ्रॉम योर जर्नल नॉलेज 206 बोन्स इन योर बॉडी, है ना, 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इस तरह की चीजें, दैट इज सेमेंटिक मेमोरी। लर्निंग इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायर्ड बिहेवियर। कहते हैं लर्निंग को हम एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट उसने कहा है, सोशल कंस्ट्रक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायर्ड बिहेवियर, सामाजिक निर्मित, सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के विकास द्वारा अभिलक्षणित होती है।
तो ये दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों एक्सप्लेनेशंस और दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हैं। सो सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है? बेसिकली नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी, सोसाइटी, इंडिविजुअल्स क्रिएट मीनिंग थ्रू देयर इंटरेक्शंस की एक सोसाइटी में बैठ कर भी एक लर्निंग होती है हमारी। हमारी लर्निंग सिर्फ ये नहीं है कि किताब पढ़ने से होती है या टीचर की बात सुनने से। एक लर्निंग हमारी होती है सोसाइटी में इंटरेक्शन करने से, बंदों से बातचीत करने से, है ना। तो वो वही चीज उसने कही है कि लर्निंग को हम एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। एक सोशली डिजायर्ड बिहेवियर सोशल कंस्ट्रक्ट का फीचर है ना, कि समाज में कैसा बिहेवियर करना है। एन ontological position which asserts that social phenomena and their meanings are continually, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, बीइंग अकॉम्प्लिश्ड बाय सोशल विच फैक्टर्स रेफर्स टू, कहता है एक, अब ये ऑन्टोलॉजी का है ना। हमने पहले जो बड़ा एपिस्टोमोलॉजी ऑन्टोलॉजी में फर्क मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया था। यहाँ पे वो बोल रहा है ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन है जो निश्चय पूर्वक यह कहती है सामाजिक परिघटनाओं और उनके अर्थ निरंतर सामाजिक कर्ताओं द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। यहाँ पे सोशल फिनोमेना एंड देयर मीनिंग्स आ रहे हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टिविज्म इसमें वही चीज जो हमने पहले बात की थी कि इंडिविजुअल इंटरेक्शंस की, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट नॉलेज कि वर्ल्ड से, दुनिया से, सोसाइटी से इंटरेक्शंस करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना, ये सब्जेक्टिविटी आ गई इसमें। पॉजिटिविज्म के उलट हो गया ये बिल्कुल, है ना। पॉजिटिविज्म में हमने सिंगल रियलिटी की बात की थी, कंस्ट्रक्टिविज्म में वो चीज आ गई कि सब्जेक्टिविटी की बात आ गई, है ना। तो बेसिकली इसमें सोसाइटी की बात की गई है, सोशल फेनोमेना एंड देयर मीनिंग्स आर कंटिन्यूअली बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, बिकॉज इसमें सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन की बात होती है। Identify the similarities to be in quantitative and qualitative research, तो quantitative and qualitative research की similarities के बारे में पूछ रहे हैं। Okay, so let's see. Both are concerned with data reduction, both are concerned with variation in data, both lay emphasis on contextual understanding, both lay emphasis on generalization, both are concerned with answering research questions. The correct answer, okay, I will tell you. बोथ आर कंसर्न्ड विद डाटा रिडक्शन, बिल्कुल। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों एक डाटा रिडक्शन से ही कंसर्न्ड है। आई विल टेल यू अबाउट द मीनिंग। बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन इन डाटा, both lay emphasis on contextual understanding, both lay emphasis on generalization, and both lay concerned with answering research questions. सी को, सी तो है ही नहीं है यहाँ पे वैसे भी, ए बी डी ई, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल। मिनट, हाँ ऑप्शंस में सी है ही नहीं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, दोनों में डिफरेंसेस समझते हैं। देखिए बेसिकली ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये नेचर में इंडक्टिव होती है, इसमें हम स्पेसिफिक टू थ्योरी की तरफ जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नलाइजेशन। जैसे इंडक्टिव अप्रोच में हम ऐसे याद करते हैं IPG, पर्टिकुलर टू जनरल, और डिडक्टिव अप्रोच को ऐसे याद रखते हैं DGP, जर्नल टू पर्टिकुलर। ठीक है, DGP IPG। जो डिडक्टिव अप्रोच होती है रिसर्च में, जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जाती है। इंडक्टिव अप्रोच जो है पर्टिकुलर से जनरल की तरफ होती है।
तो इसका सही जवाब आपका फिर ये नहीं है, बोथ लेम फैशन जर्नलाइजेशन नहीं आएगा, बिकॉज दोनों अलग अलग हैं। क्वांटिटेटिव जो है वो पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ, जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ जा रही है, और क्वालिटेटिव रिसर्च पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जा रही है। सो डी नहीं आएगा यहाँ पे, इसका आंसर फोर्थ सही आएगा, दैट इज ए, बी एंड ई। हाँ, सो क्वांटिटेटिव हो गई डिडक्टिव, क्वालिटेटिव हो गई इंडक्टिव। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैथमेटिकल मॉडल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, सैंपल काफ़ी ज़्यादा होता है और ये एक तरह से पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसमें सैंपल स्मॉल होता है, बट इन डेप्थ जितना भी सैंपल है उसको इसकी इन डेप्थ स्टडी होती है, जैसे कि केस स्टडीज होगी, केस स्टडी किसी एक ब्रांड को पकड़ना, उसका केस स्टडी करना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। उसमें सैंपल स्मॉल है बट उसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग किया जा रहा है। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से हम इसको मैच करेंगे अगर मैच करना पड़े तो अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, आंसर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेंट्रल पर्पस, जो भी आपका रिसर्च का पर्पस है उसके रिलेटेड आंसर्स जो हैं ये दोनों रिसर्चेस बताते हैं, यानी कि ई आंसर यहाँ पे जो है वो सही है। फाइन, इम्पेरिकल डाटा इज कलेक्टेड, डाटा कलेक्ट किया जाता है। एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा का एनालिसिस किया जाता है, बिल्कुल डाटा को हमको पूरा एनालिसिस, जैसे बेसिकली हमने डाटा कलेक्ट किया उसको आप एक्सेल पर लिखेंगे, या अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं SPSS एक्सेट्रा, उसमें डाटा का एनालिसिस होता है प्रॉपर। यूज ऑफ थ्योरी एंड रिलेटेड लिटरेचर टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर रिजल्ट्स, हाँ लिटरेचर बेसिकली रिलेटेड लिटरेचर हर रिसर्च में होता है कि हम उससे पर्टिकुलर आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड लिटरेचर जो है उसको कोट करते हैं, है ना, और अपने रिजल्ट्स अपने साबित करते हैं। ओके, सो वही चीज़ है, सर्वेज, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज का यूज होता है। हेल्प एड्रेस ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, तो ये दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ें देखिए, ये सही हो गया हमारा ई वाला। अब जर्नलाइजेशन का मैंने बता दिया, ये मैंने क्यों कट किया। और इन दोनों में वेरिएशन, बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन इन डाटा एंड बोथ आर कंसर्न्ड विद, मतलब वेरिएशन डाटा जो भी चेंजेस आई है ना, हम डाटा एनालिसिस जब करते हैं उसमें डिवर्सिफिकेशन या चेंजेस या वेरिएशंस को प्रूव करते हैं, कि मान लो हमने टाइम सीरीज स्टडी किया, उसमें हम प्रूव करें कि इस साल में इतना था, अब इतने 10 साल बाद ऐसा हो गया, है ना, वो चीज़। और दोनों चीज़ें, दोनों तरह के रिसर्चेस जो हैं ये डाटा रिडक्शन से भी कंसर्न्ड है। बेसिकली डाटा रिडक्शन एक मच वाइडर कंसेप्ट है। हम जब रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो इसके बारे में हमको पता चलता है, देयर आर सो मच, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एंड देयर आर सो मच मेथड जिससे डाटा रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली जो ओरिजिनल डाटा है उसके साइज को हम रिड्यूस करके एक स्मॉलर स्पेस में रिप्रेजेंट करना, दैट यू कैन से द डाटा रिड्यूसिंग, डाटा रिडक्शन। ठीक है, तो ABE विल बी द करेक्ट आंसर। आपको दोनों में डिफरेंसेस भी मैंने पढ़ा दिए और दोनों में सिमिलैरिटीज भी बता दी। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस फॉर राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू, कहते हैं लिटरेचर रिव्यू राइट करने के करेक्ट रीजंस क्या है। मेरा एक कोर्स है हमारी ऐप MS स्टडी गुरु पर, बेसिकली दैट कोर्स इज रिलेटेड विद बेसिक रिसर्च, कैसे आपको सनॉप्सिस लिखना है अपना, कैसे आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, जिसमें बेसिक रिसर्च टूल्स के बारे में भी बताया गया है। एक रिसर्च पेपर लिखना, सनॉप्सिस लिखना, रिसर्च प्रपोजल लिखना, डाटा एनालिसिस एंड वेरियस टूल्स ऑफ रिसर्च, बेसिक नॉलेज इन सबकी दी गई है। बेसिकली जो हम UGC नेट की तैयारी में ये थेरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, इन सबकी प्रैक्टिकल जानकारी उस कोर्स में दी हुई है, हमारी एप्लीकेशन पे वो कोर्स मौजूद है। ठीक है, सो यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स आल्सो, रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा ये आपको। सो यू, और लिटरेचर रिव्यू करते कैसे हैं, इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सारा समझाया गया। यू नीड टू नाउ वट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया। देखिए समझिए इस चीज़ को, जब भी आप अपना PhD के लिए अपना सिनॉप्सिस बनाते हो, अपना प्रपोजल बनाते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे होती है ये पता करना कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड पहले किस किस ने क्या क्या रिसर्चेस की हैं, या पहले क्या रिसर्चेस उसके बारे में हुई हैं, किन किन लोगों ने क्या क्या उस चीज़ के बारे में बोला हुआ है, रिसर्च किया हुआ है ना, पेपर्स लिखे हुए हैं, वही लिटरेचर रिव्यू है कि वह उस टॉपिक के बारे में पहले कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं। ठीक है, तो यू नीड टू नाउ व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन, जो भी आपका रिसर्च एरिया है उसके बारे में पहले क्या क्या
पता चल चुका है, पहला क्या क्या रिसर्च हो चुका है, वही लिटरेचर रिव्यू। यहीं पे आपको गैप पता करना है कि मुझे ऐसा क्या नया करना है जो पहले नहीं हुआ, जिसको हम नॉलेज गैप, लिटरेचर गैप बोल देते हैं। ठीक होगी वो चीज एक। इट में हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिट, इससे एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनता है ना, कि उसने ये चीज पर काम किया, इस चीज पे नहीं काम किया, इस चीज पर मुझे काम करना है। इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स, जब अपनी फाइंडिंग्स करते हो उसकी इंटरप्रिटेशन करने में भी आपका लिटरेचर रिव्यू काम आता है, कि पहले इस चीज पर ये काम हुआ था, मैंने ये काम किया। इट में सुजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चन फॉर यू, इससे फर्दरली एक रिसर्च क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, है ना, कि आपके लिए फॉर्म हो सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन की। वही चीज कि दैट एरियाज आर अनटच्ड, that areas are untouched and I have to work on that areas, और this research question I can ये रिसर्च क्वेश्चन जो है इसका, इस पर काम मैं अपनी रिसर्च में करूंगी, बिकॉज इस पर बहुत कम काम हुआ है या काम नहीं हुआ है ना, तो वो चीज भी आपको उसी से। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू एक सब बेस है, मतलब आपकी रिसर्च का। अगर आप लिटरेचर रिव्यू अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका काफी काम थीसिस का, पीएचडी का हो जाता है, इफ यू रिव्यू द लिटरेचर बेसिकली, है ना। ABCD, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। गुड टेस्ट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सभी ही लग रहे हैं मुझे। ऑब्जेक्टिविटी होता है बिल्कुल, वैलिडिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, डायग्नोस्टिसिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी, सभी फीचर्स। एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है, एक मिनट, ए बी नहीं, कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी तो होता है। ABCD सेकंड आंसर सही है इसका। हाँ, तो पढ़ लेते हैं सारे। बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी में क्या रहता है, द पर्सनल, हाँ ऑब्जेक्टिविटी में वही है कि उसमें आपकी पर्सनल असम्पशंस नहीं चलेगी कि आपको ऐसा लगता है तो ये होगा, नहीं, है ना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि उस चीज की एक सिंगल रियलिटी है, जैसे हमने पढ़ा था, एक सिंगल आंसर सही है इसमें। अब ये नहीं कि आपको ये लगता है, नहीं, है ना, देयर इज अ सिंगल रियलिटी, उसमें आपका कोई पर्सनल वो चीज नहीं चलती कि आप ऐसा सोचते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए उसमें बिल्कुल, है ना, जो सबके लिए सही चीज है। देयर इज अ सिंगल, देयर शुड बी सिंगल थिंग दैट शुड बी राइट फॉर ऑल, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। इट इम्प्लाइज एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। अब रिलायबिलिटी में क्या है, रिलायबल टेस्ट शुड हैव एसेंशियली द सेम स्कोर। हाँ, रिलायबिलिटी में ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर सैंपल को, जैसे रिसर्च है उसमें रिलायबिलिटी क्या है कि जब हम उसी पर्टिकुलर सेम सैंपल पे दोबारा से सेकंड टाइम रिसर्च करते हैं, तो वही सेम चीज प्रूव हो जो पहली बार प्रूव हुई थी, है ना, वो रिलायबिलिटी होगी। फिर वैलिडिटी क्या होगी, इफ इट एक्चुअल मैयर्स, मतलब जो भी हम उससे प्रूव करना चाहते थे, स्टूडेंट्स में जो भी हम टेस्ट करना चाहते थे, क्या वो सचमुच वो चीज टेस्ट हो रही है बच्चों में, ठीक है ना। तो कॉम्प्रीहेंसिवनेस, व्हेन इट इंक्लूड, जिसमें जो भी कंटेंट है उसके सभी टॉपिक्स, सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए टेस्ट में, है ना। देन डायग्नोस्ट, ये भी हमने पढ़ा था। जो भी चिल्ड्रन है, जो स्टूडेंट है, उसकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स जो है उसको डायग्नोस करने वाला टेस्ट होना चाहिए। तो वही ये सभी चीज़ें, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी भी इसमें है। तो ये सभी फीचर्स ये गुड टेस्ट के हैं। मेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्चर, क्वांटिटेटिव रिसर्च। Okay, so the correct answer is 4. Quantitative research generally have 4 main preoccupations. They want their research to be measurable, to focus on causation कि कारण क्या है, to be journalize, जैसे हमने इसमें डिडक्टिव पढ़ा था ना, जर्नल टू पर्टिकुलर की तरफ हमको जाना है, एंड टू बी रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल का मतलब वही है, जैसे हमने पढ़ा कि वही चीज को अगर आप दोबारा रिसर्च कर रहे हो, दोबारा प्रूव कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट वेरी नहीं करना चाहिए, सेम होना चाहिए। योर रिसर्च शुड बी रेप्लीकेबल, ये भी एक रिसर्च का फीचर है, बेसिकली हर तरह की रिसर्च का रेप्लीकेबिलिटी फीचर है। तो ABCD सभी ही क्वांटिटेटिव रिसर्च के प्री ऑक्यूपेशंस में आएंगे। मेजरमेंट, ये थोड़े इसके स्पेलिंग गलत है, दिस इज कॉजलिटी, बेसिकली कारण, कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट। जर्नलाइजेशन एंड रेप्लिकेशन। बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर इसमें से आपको बताने हैं। बिब्लियोग्राफिक, जैसे हम जब अपना थीसिस लिख रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, या जो यहाँ तक कि अपना रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस लिख रहे हो, उसके एंड में हम रेफरेंसेस लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी देते हैं, है ना। तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कईयों को पता ही नहीं होता कि क्या इसके लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बिल्कुल इसके लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं बिब्लियोग्राफी लिखने के लिए, ठीक है। सो टर्निटिंग जो सॉफ्टवेयर है, ये प्लेगरिज्म डिटेक्टर है बेसिकली। जैसे आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप
अपना सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल एक हायर अथॉरिटी लेवल पे सबमिट करवाओ तो ज़रूर एक बार उसका प्लेगरिज्म वगैरह चेक करना है आपको, अदरवाइज वो अथॉरिटी की तरफ से रिजेक्ट हो जाएगा या दोबारा से आपको मौका देंगे कि आप इसको सही करके आइए। बेसिकली टर्निटिन जो है पेड सॉफ्टवेयर होता है, ये इस हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में यूज़ किया जाता है, ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप अपने एंड पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, इसको बाय करके, और अपना जो भी रिसर्च पेपर्स लिखते हो आप लोग तो उसका प्लेगरिज्म इससे डिटेक्ट कर सकते हो, साहित्य चोरी, ठीक है। तो मोस्टली जैसे इसके भी वो होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं कि इतने परसेंट तक प्लेगरिज्म अलो है, इतने परसेंट तक आगे जाएगा तो ये होगा वो होगा, है ना, वो पूरी एक लिस्ट है, चलो सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे हम वो। तो एंड नोट एक बिब्लियोग्राफी का सॉफ्टवेयर है, जो मैंने आपको एक रिसर्च वाले अभी कोर्स का जिक्र किया था, उसमें मैंने आपको मेंडली यूज़ करना सिखाया हुआ है। मेंडली मुझे अच्छा लगता है, इजी टू यूज़ है, और उसमें मैंने आपको मेंडली यूज़ करना सिखाया हुआ है कि कैसे उसको यूज़ करके अपनी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस मेंटेन करनी। एंड नोट, रेफरेंस मैनेजमेंट, मेंडली, ये तीनों सॉफ्टवेयर जो हैं ये रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, जोटरो भी होता है एक, जोटरो, रेफ वर्क्स, इनमें से ये फेमस है। एंड नोट हो गया, लेटेक्स हो गया, मेंडली हो गया, ये है आपके बेसिक, ठीक है। आगे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज एस्टैब्लिश्ड एट लाहौर इन 1882 टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ यूनिवर्सिटी। कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में 1882 में एस्टैब्लिश हुई थी। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी का बर्डन रिड्यूस करने के लिए? कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बर्डन रिड्यूस करने के लिए। हायर एजुकेशन के क्वेश्चन इज नथिंग टू इंटरप्रेट। ओके, तो आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान। हम प्लानिंग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ी है प्लानिंग, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। वो कहता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए थे सेकंड 5 ईयर प्लान में? सही आंसर इसका फर्स्ट है, ABC। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स, 3 ईयर डिग्री कोर्स की इंट्रोडक्शन की गई थी, जैसे आपका जो ग्रेजुएशन होती है। लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज में इंप्रूवमेंट, इंक्रीज इन द सैलरीज ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स। अब ये देखिए, नो न्यू डिपार्टमेंट्स वर अप्रूव्ड इन द यूनिवर्सिटीज, हिंदी वाज मेड द ऑप्शनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं था इसमें, ओनली ABC है। आई थिंक कि अगर आपने ना भी पढ़ा हो, थोड़ा सा अगर हम सेंस लगाएं तो उससे ये पता चल सकता है कि डी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ कि नो न्यू डिपार्टमेंट्स वर अप्रूव्ड, कि नई डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी में अप्रूव नहीं किए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। Before independence, the Lady Irwin College, Delhi was set up for teaching educational research. Lady Irwin College is a constituent college of the University of Delhi located in the North Campus, जो 1982 में established हुई थी। ये एक वुमेन कॉलेज है जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, and offers graduate courses in home sciences and food technology as well as graduate and postgraduate courses in home sciences. तो एजुकेशनल रिसर्च इसका सही जवाब है। लॉर्ड ऑकलैंड सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग डैश इन प्लेसेस विद अ लार्ज पॉपुलेशन। कहते हैं लॉर्ड ऑकलैंड जो है, इन्होंने किस आइडिया को सपोर्ट किया था कि क्या एस्टैब्लिश किया जाए वहां पे, उन जगहों पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है? तो सेंट्रल कॉलेजेस है इसका आंसर। लॉर्ड ऑकलैंड सर्व्ड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1836 टू 1842 और लॉर्ड ऑकलैंड एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज एट बॉम्बे एंड मद्रास। He set up many government schools, government central schools, and provided scholarships and declared that the medium of language in primary school would be vernacular languages। अच्छा, इसका मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो सेंट्रल कॉलेजेस यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ आज के सेशन को हम ख़त्म करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, सो वर्निकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ही बेसिक और आसान मतलब है इसका। सो आई विल पिन द कमेंट जो सही होगा। होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इफ़ यू वांट कि इसके पर एक और क्लास और ली जाए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।